नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक कृतिका के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक है कमलेश्वर प्रसाद। इस वीडियो में मैं जॉर्ज पंचम की नाक का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। लेखक बता रहे हैं कि कई वर्ष पहले इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने की खबर सभी अखबारों में छप रही थी। इस दौरान उनका दर्जी पोशाकों के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था कि रानी कब, कहाँ, क्या पहनेगी। गुप्तचरों को पहले ही अनुमान हो गया था कि पूछताछ करेंगे। नया ज़माना था, इसलिए फोटोग्राफरों की बहुत बड़ी भीड़ लग रही थी। उस समय इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने भारतीय अखबारों में छप रही थी। सुनने में यह आया था कि भारत पधारने पर रानी के लिए 400 पाउंड का नीले रंग का सूट विशेष रूप से बनवाया गया था। इस सूट का रेशमी कपड़ा भारत से मंगाया गया था। अखबारों में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री तथा प्रिंस फिलिप के कारनामे छापे गए। यहाँ तक ही नहीं, उनके अंगरक्षकों, रसोइयों की पूरी जीवनियाँ तथा शाही महल में रहने वाले कुत्तों की तस्वीरें अखबार में छपी हुई थी। रानी की यात्रा के बारे में बताया है कि चारों तरफ रानी के आगमन की चर्चा जोर शोर से फैली हुई थी, मानो इंग्लैंड की प्रत्येक खबर हिंदुस्तान में तुरंत आ रही हो। दिल्ली में उसके स्वागत के बारे में विचार विमर्श हो रहा था कि जिस रानी के सूट इतने कीमती हैं और जिसके रसोइया भी शुद्ध करते हैं, उस रानी का स्वागत कितने विशाल रूप से करना पड़ेगा। किसी के बिना कुछ कहे सुने राजधानी दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ तथा भवनों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लेखक कहता है कि दिल्ली में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु लाट से जॉर्ज पंचम की नाक गायब थी। उनकी नाक सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। लेखक कह रहे हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक की लंबी कहानी है। इस नाक के लिए शोर शराबे हुए, कई दिनों तक आंदोलन चले थे। राजनीतिक पार्टियों में इस नाक को हटाने या न हटाने के पक्ष विपक्ष में गर्मागर्म बहसें चली थी। जॉर्ज पंचम की नाक रखने वाले दिन रात हथियारों सहित पहरा दे रहे थे। नाक हटाने वालों की ताक में थे। आगे लेखक कह रहे हैं कि भारत में हर जगह पर ऐसी नाक थी जहां उन्हें
हटा हटा कर संग्रहालय में रख दिया गया था। जहाँ तहाँ इन शाही नाकों के लिए दबिश डालकर युद्ध की तरह स्थिति बन गई थी। लेखक बता रहे हैं कि पर्याप्त सुरक्षा एवं निगरानी करने के बाद भी इंडिया गेट के ठीक सामने वाले लाट से जाट पंचम की नाक गायब हो गई है तथा रानी अपने पति के राज्य में आए और राजा की नाक गायब देखेगी तो इससे उन्हें बहुत कष्ट होगा। तुरंत मीटिंग बुलाई गई। राय बनी कि जाल पंचम की नाक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस बहुत की जरूरी कार्य के लिए मूर्तिकार को सभी एकमत होकर यह कार्य सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने बताया कि नाक तो बन जाएगी, परंतु इस तरह की पत्थर ढूंढ कर लाना पड़ेगा। लेखक बता रहे हैं कि उस तरह का पत्थर लाने की बात सुनकर नेताओं ने एक दूसरे के चेहरे को ऐसे देखे जैसे वह कार्य अपने से दूसरे के ऊपर सौंप रहे हों। इसके बाद इस सवाल का उत्तर क्लर्क को सौंप दिया गया। क्लर्क ने पुरातत्व विभाग की फाइलों का निरीक्षण किया, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसने कांपते हुए कमेटी के सामने क्षमा याचना की। सबके चेहरे उतर गए। इसके बाद एक दूसरी कमेटी बनाकर यह कार्य उसे किसी भी सूरत में पूरा करने का आदेश दिया गया। दूसरी कमेटी ने भी उस मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने कहा कि भारत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं मिलती। वह किसी भी स्थिति में यह कार्य पूरा करेगा, चाहे उसके लिए पूरे भारत के पहाड़ों पर जाना पड़े। इसकी मेहनत का भाषण तुरंत समाचार पत्र में छप गया। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वह मूर्तिकार उस लाट की तरह का पत्थर खोजने के लिए निकल गया, लेकिन उसने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि नाक विदेशी पहाड़ के पत्थर की बनी हुई है। यह सुनकर सभापति ने क्रोधित होकर कहा कि कितने शर्म की बात है कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह अपना ली। इसके बाद भी वह पत्थर नहीं मिला। निराशा तथा उदास मूर्तिकार अचानक मुस्कुराया और बोला कि एक उपाय है, परंतु शर्त यह है कि यह बात अखबार वालों को पता न लगे। सभापति खुश हुआ। चपरासी ने गोपनीय बातचीत करने के लिए कमरे के सभी दरवाजों व खिड़कियां बंद कर दिए। मूर्तिकार संकोच करते हुए बोला कि यदि आदेश हो तो अपने नेताओं की किसी मूर्ति की नाक उतारकर इस पर नाक लगा दी जाएगी। थोड़ी झिझक के बाद सभापति ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति प्राप्त करते हुए इस काम को बड़ी सावधानी से पूरा करने को कहा। लेखक बता रहे हैं कि नाक के लिए वह मूर्तिकार पुनः यात्रा पर निकल पड़ा। वह दिल्ली से मुंबई गया, गुजरात, बंगाल, गया, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल आदि संपूर्ण भारत के कोने कोने में गया, लेकिन सब प्रतिष्ठित देशभक्त नेताओं के नाक जाट पंचम की नाक से लंबी थी। यह उत्तर सुनकर सब दोबारा क्रोधित हो गए। मूर्तिकार ने भरोसा दिलवाया और कहा कि सन 42 में शहीद हुए छोटे बच्चों की नाक संभवतः
इससे मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि उन बच्चों की नाक भी जार्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। मूर्तिकार ने पुनः निराशाजनक उत्तर दे दिया। लेखक बता रहे हैं कि दिल्ली में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जार्ज पंचम की नाक न होने के कारण सभी नेता परेशान थे। उधर मूर्तिकार पैसों के लोभ में फंसकर तरह तरह के उपाय बता रहा है। उसने एक अन्य उपाय बताया कि 40 करोड़ लोगों में से किसी का तो नाक जार्ज के नाक की नाप का मिलेगा, तथा इसके लिए आप लोग दुखी एवं परेशान न हो, क्योंकि नाक लगाने को जिम्मेदारी उसकी है। आपस में कानाफूसी के बाद मूर्तिकार को स्वीकृति दे दी गई। लेखक बता रहे हैं कि अगले दिन समाचार पत्र में केवल इतना ही छपा कि जार्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है। इस नाक से पहले हथियार से लैंस सैनिकों को सुरक्षा के लिए तैनात किए गए। तालाब को साफ सुथरा करके उसमें स्वच्छ व ताज़ा पानी भर दिया गया, जिससे जिंदा नाक सूखने न पाए। मूर्तिकार खुद अपने ही बताए गए उपाय से दुखी व परेशान होकर कुछ और अधिक समय की मांग करने लगा था। उसने चेतावनी के अनुसार नाक लगा दी, परंतु उस दिन समाचार पत्र में कोई समाचार नहीं आया। न फोटो कटा, न उद्घाटन कर कुछ स्वागत समारोह ही हुआ और न ही कोई सार्वजनिक सभा हुई। आगे लेखक बता रहे हैं कि केवल एक ही नाक की आवश्यकता थी, फिर इतना दुखद वातावरण क्यों था, इनकी जानकारी नहीं मिली। आइए इस प्रकार इस पाठ का सारांश पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।